Live now to Allahabad, the Union Minister Nitin Gadkari there speaking at the moment. हमारी सरकार ने 2 साल पूरे किए हैं। इस 2 साल में जो नीतियां हमने अपनाई है उसके परिणामों को भी मिलने की शुरुआत हुई है। विशेष रूप से पूरे दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस अनेक देशों में चल रहा है और ग्लोबल इकोनॉमी एक बहुत बड़े दबाव में है। ऐसे स्थिति में हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आर्थिक नीतियों को हमने इम्प्लीमेंट किया है उसमें भारत देश दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में आज सिद्ध हुआ है। जो एक समय यूपीए के कार्यकाल में 4.25% पर जीडीपी गया था वो आज 7.9% तक आया है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम 0.2% पर गए थे। कुछ समय निगेटिव स्थितियां थी पर आज 2.4 एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट तक हम पहुंच पाए हैं, जबकि दोनों सालों में पानी की दिक्कत के कारण सूखे की स्थिति का सामना देश ने किया है। और इसलिए जो नीतियां हमने अपनाई है वो हमारा इकोनॉमिक अप्रोच बड़ा इंटीग्रेटेड है। एक तरफ देश में बैंकों में केवल 3.5 करोड़ रुपए 3.5 करोड़ बैंक अकाउंट्स थे जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के द्वारा 21 करोड़ 80 लाख हुए हैं। और केवल बैंक अकाउंट नहीं बढ़े हैं तो बैंक अकाउंट के साथ साथ 36,000 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट अकाउंटों में डिपॉजिट हुई है। जब हमने ये विशेष रूप से जो बैंक अकाउंट जो खोले गए गरीब लोगों ने खोले हैं उनको इंश्योरेंस कवर भी मिला है और एक्सीडेंट इंश्योरेंस का भी कवर मिला है और इसके साथ साथ उनको 35,000 का एक डेबिट कार्ड भी मिला है। 10 करोड़ लोगों ने वो लिया है अभी तक। दूसरी ओर हमारा जो अंत्योदय का विचार हमारा लक्ष्य है उसके अनुसार गांव, गरीब, मजदूर, किसान, महिला और युवा ये सभी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स के जीवन को सुसह्य बनाने की नीतियां हमने अपनाई है। देश के इतिहास में पहली बार जो इरिगेशन सब्जेक्ट है वो स्टेट सब्जेक्ट था, उसके लिए जो एआईबीपी के जो राष्ट्रीय इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं उसको पूरा करने के लिए हमारे वित्त मंत्री जी ने पहली साल विशेष प्रावधान किया है और 4 साल में 80,000 करोड़ रुपए केवल ये अपूर्ण प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए रखे हैं। प्रधानमंत्री सिंचन योजना की शुरुआत करके हर साल 20,000 करोड़ यानी 1 लाख करोड़, उसमें भी ये 2 लाख करोड़ रुपए जब देश में सिंचाई के लिए, पानी के लिए खर्चा होंगे तो 2 करोड़ हेक्टेयर जमीन पानी के नीचे आएगी और हमारा कृषि उत्पादन कम से कम दुगना हो सकता है। हमारे किसानों के लिए हर साल नुकसान होता था, कभी बरसात ज़्यादा होती इसलिए नुकसान होता था, कभी कम होती इसके लिए नुकसान होता था। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये पहली बार किसानों के लिए मिली है जिसमें किसानों के जीवन में एक आमूलाग्र बदल होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रायोरिटी सेक्टर है जिसमें क्रॉप लोन दिए जाते हैं उसके लिए पहली बार 9 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया। और ये प्रायोरिटी सेक्टर में जो एग्रीकल्चर लोन है उसके लिए इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए 20,000 करोड़ रुपए की उसके लिए इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए प्रावधान किया गया। मैं आपको दूसरी महत्वपूर्ण बात बताऊंगा कि एक तरफ किसानों के हितों के लिए जब हमने यूरिया के बारे में भी एक निर्णय किया है। 2 साल पहले यूरिया के लिए लाठीचार्ज होते थे, आंदोलन होते थे। पहली बार पिछले साल यूरिया का रिकॉर्ड ब्रेक उत्पन्न हुआ है, 285 लाख टन।
और यूरिया की अवेलेबिलिटी सब जगह हुई है और उसमें नीम कोटेड यूरिया करने के कारण इसका ब्लैक मार्केट भी बंद हुआ है, स्मगलिंग भी बंद हुआ है। जहां तक किसानों को केंद्रित करके उसका विकास करने की योजनाएं हमने शुरू की, उसी प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमारे सरकार ने प्राथमिकता दी। आज हमारा देश पहली बार कोल सरप्लस है। जो कोल हम इंपोर्ट करते थे वो इंपोर्ट लगातार कम होते जा रहा है, और दूसरी ओर पावर सरप्लस है। और पावर सरप्लस और कोल सरप्लस ये स्थिति आज हमारे देश में आई है। इसके साथ साथ हमारे इसे विशेष रूप से पहली बार देश में जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इसके लिए रिकॉर्ड ब्रेक हमने पीपीए करके कार्यों की शुरुआत की है। और ये पहली बार हम ग्रीन एनर्जी, हमारे देश का ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, इसके तरफ हमने जिस प्रकार से हाइड्रो पावर, सोलर पावर, टाइडल पावर, इसके साथ साथ ग्रीन पावर और विंड पावर, इसके साथ जो बढ़ावा दिया है उसका भी काफ़ी बड़ा उत्पादन बढ़ा है। मैं विशेष रूप से रेलवे और रोड सेक्टर में भी बड़ी उपलब्धियां हुई हैं। रोड सेक्टर में भी और रेलवे के सेक्टर में भी इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने हाईएस्ट प्राथमिकता दी। हमारी सरकार जब आई थी तो पॉलिसी पैरालिसिस वाली बात लोग कहते थे। केवल हमारे रोड सेक्टर में 403 प्रोजेक्ट 3,50,000 करोड़ के बन पड़े थे। लैंड एक्विजिशन, फॉरेस्ट इन्वायरमेंट क्लियरेंस, यूटिलिटी शिफ्टिंग, लिटिगेशंस, इसके कारण देश में बड़े प्रमाण पर प्रोजेक्ट बन पड़े थे। पर हमने इन सब प्रोजेक्ट के जो समस्याएं थी उसको सुलझाकर फिर से एक बार इन प्रोजेक्ट को शुरू करवाया। उसी का परिणाम जो हुआ है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट जो थी वो कहीं 2% पे आई थी, वो 8.7% पर पहुंची है। तो हमारे देश में ग्रामीण और कृषि विकास के साथ साथ हमने इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देने की कोशिश की है। मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि विश्व में इन सभी स्टेक होल्डर्स और सभी सेक्टर में हमने जो नीतियां अपनाई उसके 3 प्रमुख बिंदु हैं। पहला बिंदु यह है कि सुशासन, गुड गवर्नेंस। और गुड गवर्नेंस का मतलब है कि कानून में सुधार करना, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस तैयार करना, करप्शन फ्री फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और विकास अभिमुख दृष्टिकोण, ये हमारे गुड गवर्नेंस का सबसे पहला लक्षण था। और इसलिए जब प्रधानमंत्री जनधन योजना में हमने अकाउंट खोले, उसके साथ हमारी सब्सिडीज, हमारी शिष्यवृत्तियां, हमारी पेंशन्स, हमारे रेशन कार्ड्स और सभी प्रकार के अनुदानों को इसके साथ जोड़ा। अभी तक जो मोटे तौर पर सामने आया तो अनेक राज्यों में बोगस रेशन कार्ड बाहर आए। अनेक जगह पर शिष्यवृत्तियां लेने वाले लड़के इस योजना का डिसएडवांटेज, गैर फायदा ले रहे थे। मेरे डिपार्टमेंट में कलकत्ता पोर्ट में और अनेक पोर्ट में 82% ही लोग अब पेंशन ले रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों की उम्र 102-103 साल हुई थी, फिर भी वो पेंशन ले रहे थे। अब जनधन योजना के साथ कर दिया तो वो पेंशन मांगने के लिए आ नहीं रहे। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि क्या हो रहा था। तो मोटी तौर पर गैस सब्सिडी में जो सब्सिडी सिलेंडर मिलते थे वो रेस्टोरेंट और 5 स्टार होटल में जाते थे। हमारे देश में इस सब्सिडियों में जो कमी आई और रेशन कार्ड से लेकर शिष्यवृत्ति और पेंशन तक जो बदल हुआ है, अभी मोटी तौर पर जो जानकारी मिली है 60,000 करोड़ से ज़्यादा देश की बचत इसमें हुई है। और अभी सभी डिपार्टमेंट जब इसका क्रियान्वयन कर रहे हैं तो मैं उम्मीद रखता हूं कि जो सुशासन का मतलब है, गुड गवर्नेंस का मतलब है कि केवल इसमें करप्शन, मिस एप्रोप्रिएशन जो था वो बंद होकर 1 लाख करोड़ की कम से कम बचत होगी। इसके साथ साथ हमने डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इसको प्रोत्साहित किया। रोजगार का निर्माण करने के लिए इसका उपयोग हो रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में देश बदल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी समय 5 राज्यों का चुनाव हुआ और मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि जब हमारी एनडीए की सरकार थी तो बहुत से हमारे
विरोधी हमें ऑल इंडिया पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो ये कहते थे कि ये उत्तर की पार्टी है, पर पहली बार आज हमारा कर्नाटक में अच्छा प्रेजेंस तो ऑलरेडी है ही, पर हम आसाम में भी चुनाव जीत गए हैं और केरल में और बंगाल में हमने जो वोट परसेंटेज मिला है उससे मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में पूर्वोत्तर भारत में और दक्षिण भारत में एक सशक्त विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश में ये जो परिवर्तन हो रहा है इसका सबसे बड़ा कारण हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, उनकी विजन, ये सबसे महत्वपूर्ण है और इसी के कारण आज जन समर्थन भी मिल रहा है और हमारी जो नीतियां उनके नेतृत्व हमने अपनाई है उसको भी सफलता मिल रही है। एक तरफ योग्य और कर्तृत्व नेतृत्व, सही नीतियां और करप्शन फ्री ट्रांसपेरेंट हमारा एक जो दृष्टिकोण है, इसके कारण शासन प्रभावी होते दिख रहा है। पर केवल भारत में ये हुआ नहीं है, तो पूरे दुनिया के नक्शे पर, चाहे आप अमेरिका में जाए, चाहे आप किसी भी देश में जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री गए थे, वहाँ उनका जो स्वागत हुआ है, उनको जो रिकग्निशन, रिस्पेक्ट मिला है और वर्ल्ड लीडर के रूप में उनको जो मान्यता मिली है, ये भी हिंदुस्तानियों के लिए बहुत अभिनंदन का और अभिमान का विषय है। हमारे देश में अंतर्गत आर्थिक क्षेत्र पर सफलता मिली है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान, महिला, युवा, इनके कल्याण की सस्टेनेबल योजनाएं यशस्वी हुई है। 2 साल के इकोनॉमिक पैरामीटर्स यशस्वी हुए हैं और इसके साथ साथ 5 राज्यों में, केरल में हमको मिला हुआ जनसमर्थन, हमारा परसेंटेज, बंगाल में मिला हुआ वोटिंग परसेंटेज और केरल की विधानसभा में हमको एंट्री मिली, बंगाल में हमारे लोग चुनकर आए और आसाम में हमारी मेजॉरिटी सरकार आई। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी का ग्राफ बढ़ रहा है, दूसरी ओर हमारे विपक्ष बहुत कम होते जा रहे हैं। उनके हाथों में जिन राज्यों में सत्ता थी वो चली जा रही है, लोगों का उनके ऊपर का विश्वास कम होते जा रहा है और रीजनल पार्टी के साथ वो अब कॉम्प्रोमाइज़ करके वो अलग अलग जगह पर अपनी नीतियाँ तैयार कर रहे हैं। ये इस बात को सिद्ध करता है कि दुनिया में और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार की, हमारे पार्टी की और हमारे विचारधारा की जो सफलता है, वो आने वाले समय में देश के तकदीर को और देश के भविष्य को बदलने वाली बात है। और इसलिए मैं इन आधारों के आधार पर इस प्रस्ताव में इस बात का जिक्र किया गया कि आने वाले 25-50 सालों तक इस देश के तकदीर को, इस देश के भविष्य को, इस देश के जो स्टेक होल्डर है, जो गरीब है, गांव, गरीब, मजदूर, किसान है, चाहे उनके विकास की बात हो, चाहे हमारी महिलाओं, हमारे युवा हो, हमारे ट्राइबल्स हो, हमारे दलित हो, या एक तरफ हमारे रोजगार के निर्माण करने की नीतियाँ हो, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर और दूसरी ओर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हो, सभी इंटीग्रेटेड अप्रोच में हमारी नीतियों की जो सफलता है उसने इकोनॉमिक पैरामीटर्स के आधार पर इस बात को सिद्ध किया है कि हमारी नीतियाँ सफल हुई है। और इसलिए आने वाला भविष्य जो है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे संगठन का, हमारे विचारधारा के जीत का है। और निश्चित रूप में हम हिंदुस्तान जो एक रिच नेशन है पर पुअर पॉपुलेशन है, वो धनवान देश को हम धनवान पॉपुलेशन में रूपांतरित करके हम हिंदुस्तान को दुनिया की एक महाशक्ति बनाएंगे और हमारे इस संकल्प को हम पूरा करेंगे, इसी बात को दोहराया गया है। और कार्यकारिणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का जो उनको यशस्विता में जो सक्सेस स्टोरी उनको दुनिया में और दुनिया के बाहर हुई है उसके लिए अभिनंदन किया है। पार्टी अध्यक्ष ने उनके नेतृत्व में जो हमको चुनाव में सफलता मिली आसाम में, विशेष रूप से बंगाल और तमिलनाडु में, इसके लिए उनका भी अभिनंदन किया है। और इस प्रस्ताव के द्वारा ये निर्धार व्यक्त किया गया है कि आने वाला समय ये हमारा है, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी, हमारी विचारधारा के आधार पर हम हिंदुस्तान के तकदीर को भविष्य को बनाएंगे और हमारे देश को गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करके भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करके सुखी, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली हिंदुस्तान का जो सपना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने देखा था, वो सपना
हम पूरा करने का आह्वान स्वीकारते हैं और निश्चित रूप से पूरी ताकत के साथ हमारे नेताओं के नेतृत्व में हम इस सपने को पूरा करेंगे। इस प्रकार का भाव इन प्रस्ताव में व्यक्त हुआ है। मैं